इसमें जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको हटा दिया गया एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन था भाई? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया? हटा दिया, और केवल इसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300 कह के। हेलो दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा पढ़ने वाले चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर जीएस और इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी पिछले कुछ महीनों पहले हमने अपने चैनल पर जीएस में हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासेस की थी। कुछ महीनों से जो हमारा चैनल है वो फिलहाल अभी इस पर कोई अपडेट, कोई वीडियो नहीं थी। ठीक है, उस समय पॉलिटी में हम जो क्लास कर रहे थे, वो जो लास्ट क्लास जो रही थी उसकी मूल अधिकार से संबंधित थी। ठीक है, तो आज हम फिर से एक बार फिर आज का जो सेशन हमारा होगा वो हमारा पॉलिटी की क्लास का होने वाला है। ठीक है, तो पॉलिटी की क्लास में जो टॉपिक था वो क्या था? मूल अधिकार। ठीक है, आज फिर हम एक बार फिर से मूल अधिकार से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस क्लास के साथ पॉलिटी को। ठीक है, तो अब हम अपने इस चैनल पे आपको जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश ग्रामर, ये 3 सेशन कराते रहेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने इस नए सेशन की तरफ। हमारा जो टॉपिक है आज का, उसका नाम है मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, मूल अधिकार होते क्या है? देखिए, मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो राज्य के कठोर नियमों के तहत, नियमों के विरुद्ध वहां के नागरिकों को आजादी प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वो अधिकार है जो संविधान में नागरिकों को सुरक्षा एवं गारंटी प्रदान करते हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के तानाशाही के विरुद्ध। ठीक है, तो ये मूल अधिकार इन्हें कहते हैं। और मूल अधिकार जो है, अच्छा, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है ना, वो भाग 3 में रखे गए हैं। मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, इसको नोट करना। मूल अधिकार भारतीय संविधान में किसके? भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। टोटल जो भाग है वो अब 25 भाग है भारतीय संविधान में। जब संविधान का निर्माण किया गया था उस समय कुल 22 भाग थे। ठीक है, उस समय कितने थे? 22 भाग थे, और 395 अनुच्छेद थे इसमें। ठीक है, कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। और अनुसूची कितनी थी उस समय? 8 अनुसूची थी। अब कितनी है? 12 अनुसूची अब वर्तमान में। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, मूल अधिकारों को ना भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा। इसको क्या कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, अच्छा, मैग्ना कार्टा क्या होता है भाई? अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन भाषा। ठीक है, मैग्ना कार्टा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। और मैग्ना कार्टा का जो अर्थ होता है ना, वो होता है महान दस्तावेज। महान दस्तावेज या विस्तृत दस्तावेज, यानी कि एक बड़ा दस्तावेज। ठीक है, अच्छा, मैग्ना कार्टा जो है ये शब्द भारतीय संविधान में कैसे आया?
कुछ तो मतलब रहस्य होगा इस शब्द के पीछे मैग्ना कार्टा के। देखिए, मैग्ना कार्टा सबसे पहले 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन द्वारा इंग्लैंड के राजा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा क्या किया गया था, इसने अपने सामंतों के लिए एक बहुत ही विस्तृत यानी कि एक महान दस्तावेज की रचना की थी, जिसमें उसने घोषणा की थी कि मैं अपने जो नागरिक है ना सामंतों के लिए, कि मैं जो अपने नागरिकों के लिए अपने एक संविधान, एक प्रकार का मतलब संविधान लागू करूंगा और उसी के अनुसार जो नियम कानून होंगे उन्हीं के अनुरूप उनका लागू किया जाएगा नागरिकों पे। ठीक है, और उसी के अंतर्गत वे समान रूप से नागरिकों पर लागू होंगे और उसी में उनकी आज़ादी निहित होगी। ठीक है, तो इसलिए उसको इसने क्या नाम दिया था, मैग्ना कार्टा। तो बस ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये वहीं से आया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब आगे। ये हो गया भाग 3 में। ठीक है, रखा गया था इसको। और देखो, मूल रूप से मूल अधिकारों की जो संख्या है ना, वो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कौन कौन से थे, 7 में कौन कौन से थे? अच्छा, मूल अधिकार का जो वर्णन है वो आर्टिकल 12 से 35 तक रखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से और 35 तक ये रखा गया है। शुरुआत में कितने 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 में कौन कौन से थे? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता का अधिकार। ठीक है भाई, विधि के समक्ष समता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से 18 तक रखे गए हैं। दूसरा क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये रखा गया था आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, फिर नंबर 3 पे आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये रखा गया है 23 और 24 में। चौथा क्या है, धार्मिक संस्कृति का अधिकार। धार्मिक संस्कृति का अधिकार ये रखा गया है 25 से 28 तक। ठीक है, पांचवा था संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो था ना, ये धर्म से संबंधित था, यानी कि हमारे जो धर्म की संस्कृति है और जो शिक्षा है हम उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, निजी तौर पे। तो ये रखा गया था इसमें 29 और 30 में। छठा जो था वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये था अनुच्छेद 31 में।
ठीक है। और जो सातवां अधिकार था लास्ट का, वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो था अनुच्छेद 32 में। ठीक है दोस्तों, मूल रूप से ही 7 मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए थे। कौन कौन से थे? विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24। धार्मिक संस्कृति का अधिकार, 25 से 28 तक। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, 29 से 30। और एक था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। फिर लास्ट जो आता है वो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि इसमें जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको हटा दिया गया एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन था भाई? 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा इसको क्या कर दिया? हटा दिया, और केवल इसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये मूल अधिकार नहीं, ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत इसको रखा गया। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत और भाग 12 में। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और क्या बना दिया गया? केवल एक कानूनी अधिकार। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद उसका 300 क रखा गया है। ठीक है, और भाग क्या है? 12। ठीक है, चलो इसको मैं कर देता हूं मैं। तो देखिए दोस्तों, जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, इसको ऐसा भी नहीं कि ये स्थायी है। ठीक है, ये नागरिकों को ऐसा भी नहीं कि ये स्थायी है। ठीक है, इनमें संसद क्या कर सकती है? विधिवत इनमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, और राज्य इसमें क्या कर सकता है? कटौती कर सकता है। ठीक है, और इनमें हेरफेर या कुछ इसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ इनको लागू कर सकता है। लेकिन उसके कटौती करने या परिवर्तन करने के कटौती करना और परिवर्तन करने का जो आशय है, अगर वो उचित है या नहीं, इसका जो निर्णय है वो अदालत करती है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? इनकी जांच करता है, और जांच के उपरांत ही इनको लागू करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय भारत का क्या है? सबसे सर्वोच्च, सबसे बड़ा न्यायालय है, और इसको अनुच्छेद 124 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, एक इससे नीचे जो होता है सभी राज्यों में, वो क्या होता है? उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, क्या होता है? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कहाँ रखा गया है? कौन से अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 214। परीक्षा में पूछ लेता है उच्चतम न्यायालय की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 124, और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 214। ठीक है, अच्छा, नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, यदि उसे ये लगे कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, उसके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तो वह सीधे प्रत्यक्ष तौर पे क्या कर सकता है? वो उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, और अपनी अपील दायर कर सकता है, या उच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि वो केवल उच्च न्यायालय
के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे। मौलिक अधिकारों का हनन होने के बाद वो डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्थायी नहीं है। ठीक है, राज्यांतर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, और जैसे कोई आपातकाल लग गया, देश में कोई आपातकाल लागू हो गया, ठीक है, आपातकाल के दौरान केवल कुछ मूल अधिकारों को छोड़ के उन्हें बाकियों को निश्चित किया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार क्या किए जा सकते हैं, मूल अधिकार निश्चित किए जा सकते हैं। कब तक किए सकते हैं, जब तक आपातकाल लागू रहेगा। ठीक है, आपातकाल मैंने आपको बताया। आपातकाल क्या होता है, देश में एक प्रकार की इमरजेंसी। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो है राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी भी 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? एक तो बाह्य युद्ध हो जाए कोई, मतलब कोई देश आक्रमण कर दे। ठीक है, और एक होता है आंतरिक युद्ध की कोई स्थिति बन जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे गृह युद्ध। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुच्छेद 352 में। आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। आप क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 352। एक दूसरा क्या होता है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, जो आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, एक वो होता है, वो किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, क्या करेंगे साथी? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री क्या है, वो सरकार को चलाने में अब विफल हो गया है, सक्षम नहीं है। ठीक है, राज्य की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल ह्रास हो चुका है, और स्थिति जो है वो संभलने के तौर पे नजर नहीं आ रही कि स्थिति संभल जाएगी। तब राज्यपाल क्या करता है? राष्ट्रपति को सूचित करता है कि आप अंशतः या पूर्णतः, ठीक है, आप राज्य की जो वो है उत्तरदायित्व आप संभाल लें, क्योंकि राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो राज्य का न्यायिक तंत्र, ठीक, और प्रशासन व्यवस्था संभालने में पूर्ण रूप से विफल हो चुका है। तब राष्ट्रपति क्या करता है? एक अध्यादेश पारित करता है और खुद स्वयं या राज्यपाल को उसके लिए अनुमोदित करता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ठीक है, कब तक? जब तक कि नए उपचुनाव न हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। हालांकि भारतीय संविधान में राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने को आपातकाल की संज्ञा नहीं दी गई है। ठीक है, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है कि इसको ना आपातकाल नहीं बोलते। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों में संवैधानिक जो तंत्र विफल हो गया उसे आपातकाल की संज्ञा नहीं दी गई। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। नंबर 3 क्या है? वित्तीय आपातकाल। ये रखा गया है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, वित्तीय आपातकाल ये है जब भारत की साख खतरे में हो, ठीक है, या भारत में फाइनेंशियली क्या आ जाए, इमरजेंसी लग जाए, भारत का राजकोष जो है वो खत्म होने के कगार पर हो, तब भारत में क्या कहता है? वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है।
आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ठीक है, अब लेकिन आज तक भारत में उल्लेखनीय बात यह है कि आज तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, तो आप क्या बोलेंगे? एक बार भी नहीं। ठीक है, आज तक ये एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की। चलिए अपने टॉपिक पे चलती है। तो मैंने बताया आपातकाल के दौरान क्या होता है साथी, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार क्या करता है? राज्य उन पे प्रतिबंध लगा देता है, केवल दो मूल अधिकारों को छोड़कर। कौन कौन से? 20 और 21, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेद क्या होते हैं? निरसित कर दिए जाते हैं कुछ समय तक, जब तक इमरजेंसी देश में लागू हो। अनुच्छेद 20 में क्या है दिए जाते हैं? जब तक देश में आपातकाल लागू हो। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? ये होता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद जो 21 होता है वो क्या होता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, इन दोनों अनुच्छेदों को छोड़ के, इन दोनों मूल अधिकारों को छोड़ के बाकी सभी को निलंबित कर दिया जाता है जब तक आपातकाल देश में लागू हो। ठीक है, लेकिन ये केवल इन्हें केवल तब तक ही छोड़ा जाता है जब देश में क्या हो? बाह्य आपातकाल लागू हो। ठीक है, आंतरिक आपातकाल में क्या होता है? जैसे मैंने बताया ना, एक तो होता है कोई देश आक्रमण कर दे। ठीक है, दो होते हैं ना आपातकाल, और एक होता है आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल में जो एक अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है? 6 मौलिक अधिकार रखे गए। ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी इसके अंदर भी क्या है? 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से है? वाक व अभिव्यक्ति की आजादी। ठीक है, वाक व अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा क्या है? सम्मेलन। तीसरा है संचरण। चौथा है निवास। पांचवा है वृत्ति या व्यापार। ठीक है, और छठा है संघ बनाने की आजादी। ठीक है भाई, ये 6 मौलिक अधिकार भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत रखे गए हैं। कौन कौन से? वाक व अभिव्यक्ति की आजादी, सम्मेलन बनाना, सम्मेलन करना, कहीं संचरण करना, यानी कि हम देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, निवास करना, कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में या किसी देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है अस्थायी तौर पर, और स्थायी तौर पर मकान बना के वो रह सकता है। ठीक है, वृत्ति व्यापार, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है। ठीक है, संघ बनाना, कोई भी नागरिक जो है वो अपना कोई राजनीतिक दल बना सकता है। ठीक है, या कोई संगठन बना सकता है, जैसे व्यापार संगठन हो गया। ठीक है, या किन्हीं व्यक्तियों का एक गुट हो गया, कोई संघ हो गया। वाक अभिव्यक्ति है, जैसे इसमें बोलने की आजादी है,
कोई भी नागरिक बोल सकता है, भाषण दे सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रेस की आज़ादी है, ठीक है, समाचार पत्र या आप कोई विज्ञापन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की इसमें आज़ादी है। अच्छा, जो ये मैंने बताया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, ये क्या है? देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण दिया जाता है वो नागरिकों को कुछ इस प्रकार मिलता है कि उस समय राज्य में मतलब कोई भी अपराध जो होगा ना, उस अपराध के संबंध में जो नियम लागू होंगे केवल उसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो विक्टिम होगा, जो दोषी होगा, अपराधी होगा, उसको उसी के अनुरूप और उतना ही दंड दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का सही है, जैसे किसी अपराधी ने क्या किया, अब कोई अपराध कर दिया, ठीक है, लेकिन जब तक अदालत द्वारा उसको दोषी करार किया गया, सजा सुनाई गई और पूर्व में जो नियम था वो अब नहीं है, ठीक है। मान लिया बाद जब उसने अपराध किया तो उसमें क्या था, मान लिया बाद 5 साल की सजा का प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया कितना, 10 साल। तो कहने की बात यह है, उसको जो पूर्व में उसने जो अपराध किया और पहले जो नियम थे उसी के अनुरूप उसको दंड दिया जाएगा, ना कि अब, ठीक है। तो ये इसका अर्थ है, ठीक है। एक है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत ये आता है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल या संसद के नियमों के बगैर, ठीक है, विधानमंडल या संसद के नियमों के बजाय खुद को जो है ना प्राण और जो मतलब शारीरिक रूप से क्या नहीं कर सकता, वो विक्षिप्त नहीं हो सकता, ठीक है, ना कोई उसको सजा दे सकता। केवल क्या कर सकता है, भारत का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल या भारत की संसद, ठीक है, उसको केवल वही दंडित कर सकती है, अन्यत्र कोई नहीं, ना वो खुद को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसमें क्या करती है सरकार, उसको बचाने का पूरा प्रयास करती है, ठीक है, लास्ट तक। और उसके बाद अगर वो बच गया ना तो उस पर दोबारा फिर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने बताया, जो ये मौलिक अधिकार है, नागरिक को जो ये मूल अधिकार जो दिए गए हैं, 6 मूल अधिकार, इसमें संसद क्या कर सकती है, कटौती भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो कटौती करेगी या इसमें परिवर्तन करने का प्रयास करेगी वो संशोधन अधिनियम के तहत करेगी, ठीक है, ऐसे नहीं, ठीक है, संशोधन अधिनियम के तहत करेगी, ना कि साधारण विधेयक के तहत, ठीक है भाई, ना कि साधारण विधेयक के तहत। अच्छा, विधेयक क्या होता है, विधेयक? विधेयक वह प्रस्ताव है जो किसी विधि को बनाने के लिए पारित किया जाता है, ठीक है। विधेयक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बिल, ठीक है भाई, क्या बोलते हैं विधेयक को, बिल। तो विधेयक एक किसी विधि को निर्मित करने के लिए जो प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है, कहाँ किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। संसद क्या है, देखो, संसद को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 79 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से, लोकसभा, तीसरा हो गया राज्यसभा, और दूसरा हो गया राज्यसभा, और तीसरा हो गया फिर राष्ट्रपति, ठीक है भाई। इन तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। लोकसभा को अनुच्छेद
किसमें रखा गया है? अनुच्छेद 81 में रखा गया है। और राज्यसभा को अनुच्छेद 80 में रखा गया है। ठीक है, ये पूछ लेता है एक दिवसीय परीक्षा में कि लोकसभा को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? अनुच्छेद 81 और राज्यसभा को अनुच्छेद 80। अच्छा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है भाई? यहाँ आता है अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जब कोई विधेयक संसद में लाया जाता है, विधेयक मैंने क्या बताया? किसी कानून को बनाने से पूर्व जो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। अच्छा, कुछ विधेयक ऐसे हैं, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई विधेयक? एक तो होता है साधारण विधेयक, ठीक है, दूसरा होता है धन विधेयक, तीसरा होता है वित्तीय विधेयक, और एक चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है भाई, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। साधारण विधेयक 107 से 108 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। साधारण विधेयक किसके अंतर्गत? 107 और 108 के अंतर्गत आता है। यानी कि 107 से 108 तक क्या है? किसकी परिभाषा है? साधारण विधेयक की। वही धन विधेयक जो है वो 110 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, धन विधेयक 110 में आता है। वित्तीय विधेयक जो है वो 117 में आता है। ठीक है, वित्तीय विधेयक कितने में आता है? 117 में। और संविधान संशोधन विधेयक का जो संबंध है वो किससे है? अनुच्छेद 368 से। ठीक है दोस्तों, समझ गए? विधेयक कितने प्रकार के? 4। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। अच्छा, साधारण विधेयक तो भी होते हैं। साधारण विधेयक क्या होता है? साधारण विधेयक तो वे होते हैं जो केवल इन दो को छोड़कर, इन तीनों को छोड़कर, ठीक है, कोई भी विधेयक ऐसा जो इन तीनों के अलावा, ठीक है, संसद में पेश किया जाए, इसे कोई भी संसद का कोई भी सदस्य या कोई मंत्री, ठीक है, कोई भी और किसी भी सदन में पेश कर सकता है। ठीक है, इसकी ये विशेषता है, किसी भी सदन में, यानी कौन से सदन में? लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, जब इसमें जाएगा तब ये क्या होगा? लोकसभा में आएगा, तो फिर लोकसभा इसको राज्यसभा के पास भेजेगी। ठीक है, राज्यसभा उसमें अगर कुछ फेरबदल करना है तो ठीक है, उसके बाद फिर लोकसभा को भेज देती है। फिर ये जाता है किसके बाद? राष्ट्रपति के, और राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी मोहर लगाता है, तब जाके कोई अधिनियम, कोई बिल या कोई विधेयक एक अधिनियम बन पाता है। ठीक है, तो ये है संसद में कानून बनाने का जो है प्रक्रिया। ठीक है, वही धन विधेयक जो है ये धन से संबंधित होता है। ठीक है, धन से संबंधित यानी कि जैसे भारत को की सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक खर्चे, ठीक है, भारत की आकस्मिक निधि, कराधान, इनसे संबंधित इस विषयों पर चर्चा होती है कि आगामी भारत का जो बजट है वो क्या रहने वाला है। वित्तीय विधेयक वो है जो भारत की जैसे कराधान, टैक्स, ठीक है, कर हो गई, ठीक है, LIC, तो इनमें जो फेरबदल जो करना होता है वो वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, और उस पर उसके अनुरूप भी कोई मतलब फैसला किया जाता है, निर्णय लिया जाता है। अच्छा, धन विधेयक की ना एक परिभाषा है, देखो, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है भाई, राज्यसभा में नहीं। इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकसभा में केवल। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। ठीक है, और कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा साधारण विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लिख सकते हैं आप, कौन करता है? लोकसभा
अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है भाई, वित्तीय विधेयक बता दिया। संविधान संशोधन विधेयक है वो क्या है? 368 में इसको रखा गया है। अच्छा, अनुच्छेद 368, अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दो ऐसे संशोधन होते हैं जिनको इसमें रखा गया है। ध्यान देना दोस्तों, अनुच्छेद 368 में केवल दो संशोधन ऐसे हैं जो वे किए जा सकते हैं। कौन कौन से है? केवल दो ही, आप लिख सकते हैं केवल दो ही संशोधन किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 368 में केवल दो ही संशोधन किए जा सकते हैं। एक तो है संसद का विशेष बहुमत द्वारा, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? संसद के विशेष बहुमत द्वारा व आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा। ठीक है, और इसको मतलब प्रक्रियावत करने की जो विधि है वो ये है, संसद का विशेष बहुमत हो या आधे राज्यों का विधानमंडल और संसद का विशेष बहुमत, इन दोनों में ही एक अनिवार्य तत्व ये सम्मिलित किया गया है कि संसद के प्रत्येक सदन के, ठीक है, आधे से ज्यादा यानी कि 50% से अधिक जो सदस्य है वो प्लस उस समय सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। ठीक है, कितना? 2/3 संसद सदस्यों का बहुमत उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले ये इतने सदस्य होने चाहिए, प्लस क्या होने चाहिए? 50% से अधिक या 38% से, आप ये कह सकते हैं 38% से अधिक सदस्य जो है सदन के होने चाहिए। ठीक है, ये इसका कोरम है। अब नंबर 2 में बात आती है, सेम प्रक्रिया ये लागू होती है 2/3 वाली, प्लस उसमें आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत द्वारा वो बिल पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत मतदान द्वारा, ठीक है, प्रणाली। संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा वो पारित हो जाना चाहिए। तो ये दो प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। इसमें जो आता है ना साधारण बहुमत, संसद का साधारण बहुमत द्वारा, ये इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, ये इससे बिल्कुल अलग है। तो आप क्या कह सकते हैं, अनुच्छेद 368 में केवल इन दोनों संशोधन को ही किया जा सकता है, इस तीसरे को नहीं। ये तो केवल साधारण है। ठीक है भाई। अच्छा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं भाई, आप ये देख लीजिए। संसद के जो विशेष बहुमत है इसके अंतर्गत संसद क्या क्या बदल सकती है? मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार हो गया। दूसरा हो गया नीति निर्देशक तत्व हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, आदि। ठीक है, एक दो और है इसमें, वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो ये कुछ उसमें है जिसको संसद के विशेष बहुमत द्वारा
संसद इनको क्या कर सकती है, इनमें संशोधन कर सकती है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरा जो है इसमें क्या है, संसद का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का विधानमंडल का जो साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है वो इस चीज में पड़ती है जब कोई प्रश्न हो इससे संघीय व्यवस्था के अनुरूप, संघीय व्यवस्था के अनुरूप अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं जिस चीज में राज्यों की भी भागीदारी होगी, क्या होगी, जिस चीज में राज्यों की भी क्या होगी, भागीदारी होगी। राज्यों की भागीदारी अब कहाँ कहाँ हो सकती है, जैसे संघ, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का बंटवारा हो गया उसमें हो गया, ठीक है, या राज्य से संबंधित कोई विषय है, ठीक है, उसमें कोई बदलने की, फेरबदल करने की आवश्यकता पड़ी उसमें, ठीक है, या संघीय ढांचा, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए उसमें। और साधारण बहुमत में तो वैसे ही आप ये मान लो जैसे नागरिकता होगी, ठीक है, नए राज्य और उनके नामों में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो ये अब ये सब किससे हो जाते हैं, केवल साधारण बहुमत के द्वारा, ठीक है, या राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके वेतन भत्तों में अगर कोई परिवर्तन करना हो, संशोधन करना हो, तो वो किससे हो जाता है, केवल साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक है, तो ये थे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला हम ये अनुच्छेद देख लेते हैं, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत केवल राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि इसका मतलब होगा राज्य की परिभाषा का कि राज्य कौन होगा, देखो राज्य वो होगा जिसके अंतर्गत किसी कोई विधानमंडल के रूप में, ठीक है, कोई सरकार, ठीक है, विधानमंडल के रूप में या विधायी जो निकाय होंगे या कोई संस्था होगी, ठीक है, जो सरकारी होगी और वो उस चीज को चला रही होगी, तो वे क्या होंगे, वे राज्य की श्रेणी में आएंगी, विधायी संस्थाएं। ठीक है, या जैसे क्या होगा, जैसे ओएनजीसी हो गई, ठीक है, या एलआईसी हो गई, जो भी सरकारी संस्था हो गई, यहाँ तक कि कोई एनजीओ जो सरकार के तौर पे काम कर रहे हैं, कोई निकाय, निकाय कौन सी हो गई, जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, ठीक है, ये नगर पालिका आदि, तो ये क्या आते हैं, ये राज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताई गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। अब अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से संबंधित, मूल अधिकारों से संबंधित कोई अतर्क संगत, ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित कोई अतर्क संगत तथ्य हो, ठीक है, या कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों का शून्यकरण या अल्पीकरण करती हो, क्या करती हो, मूल अधिकारों का शून्यकरण या अल्पीकरण करती हो, उनका, उनको घटाती हो, कोई ऐसी विधि जो मूल अधिकारों से क्या हो, विपरीत हो, या कोई ऐसा कानून जो मूल अधिकारों को क्या करती हो, ह्रास करती हो, उनको नष्ट करती हो, वे सभी विधियां, वे सभी कानून
क्या होंगे, शून्य माने जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे भाई, शून्य होंगे। जो वे सभी विद्या क्या होगी, शून्य होगी। और ये बात किसने कही थी, उच्चतम न्यायालय ने। ठीक है भाई, इस बात को हम नहीं कह रहे, उच्चतम न्यायालय कह रहा है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय जो है उसको क्या कहते हैं, आप ये लिख लेना, संविधान का रक्षक। क्वेश्चन में पूछ लेता है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है, उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, संविधान से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चन होगा, कोई सवाल या कोई वाद होगा, ठीक है, तो उसकी जो उसको क्या कर, उसको कौन देखेगा, उसको केवल उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में ला जाएगा, ना कि उच्च न्यायालय के। ठीक है, और ना ही कि कोई विधानमंडल उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता। ठीक है भाई, उस चीज को कौन देखेगा भाई, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो ये होगा अनुच्छेद 13। अब अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में हुई है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता व विधि का समान संरक्षण। इसमें दो वर्ड हैं, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। ये तो लिया गया है ब्रिटिश मूल से, ब्रिटिश मूल से, और ये कहां से लिया गया भाई, अमेरिका से। ठीक है, अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान ये कहता है कि विधि के समक्ष यानी कि कानून की नजर में प्रत्येक भारतीय नागरिक या विदेशी क्या होगा, उसको समान, वो समान रहेगा, और सभी विधियां समान रूप से सभी नागरिकों पर या सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी, और उन पे समान रूप से उनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, यानी कि विधि में कानून की दृष्टि में सब समान है, किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब भेदभाव उनके बीच नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 इस बात को कहता है। लेकिन कहते हैं ना, जितने भी संविधान में अनुच्छेद है ना, उसमें कईयों में क्या है, अपवाद है। अपवाद कैसा है, जैसे अनुच्छेद 14 का संबंध है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में बताया है कि विधि के समक्ष सब बराबर होंगे, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल, अपवाद देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर आपराधिक कोई आपराधिक क्या है, कोई केस उनके प्रति नहीं चला जा सकता, कब तक, जब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। ठीक है, ना ही उनके लिए प्रति कोई मुकदमा किसी भी न्यायालय में चला जा सकता। दूसरी बात, वे अपने द्वारा कोई भी किए गए कार्य और निर्णयों के लिए अदालत में, किसी भी अदालत में जवाब देनी होंगे। ठीक है, तो ये कितना बड़ा भेदभाव इसमें अपवाद के तौर पे देखा जाता है। ठीक है भाई, दूसरा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक भारत की संसद के किसी भी सदन की जो कार्यवाही है वो टेलीविजन या रेडियो पर प्रसारित कर सकता है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपवाद की श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए अगला जो अनुच्छेद होगा वो कौन सा है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, ठीक है, आदि के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान का विभेद।
ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, ठीक है, किसी जाति का हो, उसका मूल वंश कुछ भी हो, या कोई जन्म स्थान का कहीं भी हो, तो उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, या देखो, जैसे कोई मंदिर में जा रहा है, ठीक है, वो अगर वो किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है तो हिंदू, किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं को अपना सकता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी की भी धर्म के मतलब पूजा गृहालय में जा सकता है। जैसे मुस्लिम कोई मंदिर में जा सकता है, हिंदू कोई मस्जिद में भी जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार की उस पर कोई भी रोक टोक नहीं की गई है। ठीक है भाई, किसी भी धार्मिक संस्थान में पूजा के लिए जा सकता है, या जाति के तौर पे उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कराएगा कि भाई ये अनुसूचित जाति का, ये अनुसूचित जनजाति का, ये पिछड़ा वर्ग का, ये सामान्य वर्ग का है, ठीक है, इनके उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ना ही उनके साथ जन्म स्थान में भेद होगा। भारत के किसी भी राज्य में कोई व्यक्ति जन्म हो, कहीं पर भी रह सकता है, किसी प्रकार की, ठीक है, कोई संस्कृति अपना सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं जा सकता है, संचरण निवास कर सकता है इत्यादि। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आता है अनुच्छेद 16। इसमें लिखा गया है लोक नियोजन की लोक नियोजन में समानता, यानी कि राज्य के अंतर्गत कोई सरकारी पद हो, ठीक है, राज्य के अंतर्गत कोई सरकारी पद, ठीक है, या कोई राज्य या निधि द्वारा पोषित कोई संस्थान हो, उनमें राज्य के किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या कहता है, अनुच्छेद 16 कहता है। कौन कहता है, अनुच्छेद 16 इस बात को कहता है कि राज्य के, भारत के किसी भी नागरिक के साथ सरकारी नौकरियों में, ठीक है, उनको समान अवसर देने होंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका अपवाद जो है उससे तो आप भी रूबरू है, ठीक है, उस बात को आप भी जानते हैं। सबसे जो बड़ा फैक्ट होता है इसमें आरक्षण का है। एक तरफ तो संविधान कह रहा है कि लोक नियोजन में हम समानता बरतेंगे, ठीक है, सभी नागरिकों के साथ, लेकिन इसका अपवाद है आरक्षण। अनुसूचित जाति होगी, ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग, इन्हें तो क्या है, आरक्षण के तहत सामान्य वर्ग से अलग किया गया है ना, ठीक है ना भाई। सरकारी नौकरियां हो तो इन्हें क्या रहता है, सभी प्रकार का आरक्षण रहता है, आयु में छूट रहती है, उम्र में, ठीक है, या बहुत ऐसी जो चीजें हैं सरकारी नौकरियों में उनमें इन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे पिछड़ा वर्ग हो गया। अच्छा, पिछड़ा वर्ग जो था ना, पिछड़ा वर्ग सबसे पहले पिछड़ा वर्ग में कितनी, उससे इससे पहले ना केवल इन दोनों को आरक्षण था, अनुसूचित जाति और जनजाति को, ठीक है, केवल इनको आरक्षण था 23% के समथिंग। लेकिन जब पिछड़े वर्ग के संबंध में बात आती है तो हम चर्चा करने के चाहते हैं इस पे 1953 का काका कालेकर समिति। 1953 में सबसे पहला जो आयोग या समिति कह लो आप इसे, समिति, सबसे पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग
बनाया गया वो 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में वो बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, दूसरा जो बनाया गया वो 1979 में किसकी संसद सदस्य थे, बीपी मंडल, इनकी अध्यक्षता में, ये क्या थे, ये अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। और इनको जिम्मेदारी दी गई कि आप सबसे पहले पिछड़ा वर्ग के अंदर जितनी भी जाति आती है आप उनकी गणना करें, ठीक है, और बताएं और अपनी रिपोर्ट पेश करें कि इन्हें कितना परसेंट, कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। उस दौरान बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सौंपी। ठीक है, बीपी मंडल ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी वो 1980 में सौंपी। रिपोर्ट में क्या था, इन्होंने भाई 2743 प्लस जातियों की पहचान की। ठीक है, 2743 प्लस जातियों की इन्होंने पहचान की और सरकार को सिफारिश की इन्हें 27% आरक्षण देने की। ठीक है, 27% आरक्षण देने की। उसके बाद क्या होता है, 1990 में 1990 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है, नरसिम्हा। ठीक है, नरसिम्हा राव की सरकार आती है और वो कहते हैं कि हम जो इनको आरक्षण देंगे ना, हम देंगे आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, यानी कि 27% जो आरक्षण होगा वो ओबीसी के, यानी कि पिछड़ा वर्ग के केवल गरीब, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए गरीब लोगों को उसका लाभ दिया जाए। और 10% जो आरक्षण है वो आर्थिक और कमजोर रूप से पिछड़े जो लोग हैं उनको दिया जाए। हालांकि इसमें क्या था, उच्च वर्ग वाले व्यक्ति भी सम्मिलित है, यानी कि स्वर्ण लोग। ठीक है, उसमें उच्च वर्ग, उच्च हाई कम्युनिटी वाले भी लोग इसमें सम्मिलित थे, किसमें, इस 10% में। लेकिन 1996 में मंडल समिति पर क्या हुआ, केस दर्ज हो गया, सुप्रीम कोर्ट में बात गई और सुप्रीम कोर्ट ने भाई उसको कर दिया कैंसिल कि उच्च जातियों का 10% आरक्षण तो अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, यानी स्वर्ण जातियां जो थी या सामान्य रूप से सामान्य वर्ग जो था 10% का आरक्षण जिन्हें दिया गया था उसको क्या कर दिया, उसको खारिज कर दिया और 27% का जो आरक्षण है ओबीसी का वो कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया गया। तो ये थी भाई पिछड़ा वर्ग से संबंधित रिपोर्ट। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, वरना वीडियो जो है ना वो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर अपलोड करने में बहुत ही दिक्कत परेशानी आती है। कल हम फिर से आगे के यहाँ से जो आगे जो शेष भाग रहता है मूल अधिकारों का, उनको कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।